हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज की गाड़ी पहुंच चुकी है रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। आप सभी जानते हैं क्लास 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये। सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर यही वाला लगता है। और इस आसान चैप्टर में से भी मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ। आज मैं आपको दो टॉपिक समझाऊंगा। पहला है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और दोनों ही ये जो टॉपिक है ना, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज किए होंगे नीट के पिछले ईयर के, तो आपको पता चल गया होगा कि कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, और दो तीन टॉपिक मैंने ले रखे हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट पे मैंने वीडियो बनानी है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करें, इस पर भी वीडियो है। तो वो सारी चीज़ें करने से ना आपका रिडॉक्स रिएक्शन तो क्लियर हो जाएगा, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और आसान चैप्टर को तो वैसे भी आपको ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें से अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर मुश्किल में कैसे बनेगा? ऑब्वियस ही बात है। मुश्किल चैप्टर जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, कुछ है ना डिफिकल्ट चैप्टर्स, तो उससे बेटर है कि ये वाला जो इजी चैप्टर है, जैसे ये हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, और भी दो तीन चैप्टर जो आपके इजी हैं, उसमें से आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनने चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ में आओ समझते हैं कि क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैसे बैलेंसिंग करी जाती है, ये सब हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, या कहूँ ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, दो बार चेंज हो जाती है। यानी कि एक बार तो क्योंकि प्लस में जारी होगी, एक बार कम जारी होगी। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है कि एक बार ज़्यादा हो जाएगी, एक बार कम हो जाएगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कैसे देखने को मिलता है। और दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में बढ़ती है, रिडक्शन होता है तो वो प्लस में कम होती है या माइनस में बढ़ती है। कैसे? आओ बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड का। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा और O2 बनेगा। अभी तक जो मैंने बोला ना, अब आप समझ पाओगे। तो देखो H2O2 से बना H2O प्लस O2, ये एक टाइप की हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये तो हमें मालूम है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या होगी। तो हमें पता है हाइड्रोजन की यहाँ +1 है और ऑक्सीजन की -1। हाइड्रोजन प्रोक्साइड में -1 होती है ना, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर बच्चे को पता है H2O में तो हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। और ऑक्सीजन क्योंकि फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी सबको आती है ना, ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ चेंज हुआ -1 से 0 पे। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, किसकी? ऑक्सीजन की। -1 से 0 चेंज हुई, है ना, समझ आ गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। और अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ -1 से -2 हुआ ही ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। और अगर आप इन दोनों केस में देखो, यहाँ देखो -1 से 0 पे जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको पता है ना, माइनस में कम हो रहा है तो इसका मतलब वो माइनस में कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस में बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में इसका उल्टा कर दो, प्लस में कम हो रहा है तो रिडक्शन, माइनस में बढ़ रहा है तो रिडक्शन। जैसे यहाँ देखो -1 से -2 गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप ऐसे देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है एक ही सेम एलिमेंट की दो बार, तो भी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। या फिर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, तो अच्छा क्वेश्चन है। और इसी एक क्वेश्चन से ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आओ दिखाता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब ये बताओ कि ये सारे ऑप्शन में से कौन कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ मैं ए पार्ट। तो देखो 2Cu पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव एंड Cu। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है क्या Cu की? हाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, पहले ही दे दिया। तो Cu पॉजिटिव चेंज हुआ Cu2 पॉजिटिव में, और यहाँ चेंज हुआ +1 से 0 में। तो देखो
यहाँ +1 से +2 में गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, और यहाँ +1 से 0 पे गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। तो यानी कि मुझे इलेक्ट्रॉन का चेंज तो देखने को मिल रहा है, या दूसरे शब्दों में समझो तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ +1 से +2 में गया तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ +1 से 0 में गया, यहाँ पर हो गया रिडक्शन। देखो यहाँ पर मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, Cu+1 एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो क्या बना लेगा, Cu हो जाएगा 0, और अगर Cu+1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये Cu+2 हो जाएगा। अरे 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 ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। तो दोनों ही देखने को मिल रहा है हमें, Cu का हमारे को ऑक्सीडेशन भी देखने को मिला, रिडक्शन भी देखने को मिला। तो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है। अब सेकंड केस में देखो, MnO4-2 वाले में देखो, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, देखो ये -2 × 4 -8 उधर गया, 8 - 2 ये हो जाएगा +6 हो जाएगी इसकी, है ना। और ये चेंज हो रहा है दो पार्ट में, MnO4- में, यहां पर Mn की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से देखो तो ये 2 × 4 8 8 - 1 +7 है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी तरफ किस में चेंज हो रहा है, यही दूसरी तरफ चेंज हो रहा है MnO2 में, ठीक है, MnO2 में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर सीधे सीधे +4 है। तो देखो यहाँ +6 थी स्टार्टिंग में, ये जो MnO4-2 लिखा है यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, और ये चेंज हो रही है +6 से एक बार +7 में, और एक बार चेंज हो रही है +4 में। तो +6 से +7 में चेंज हुई, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। +6 से +4 में गई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज भी देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो KMnO4, तो KMnO4 के केस में यहाँ पर +7 है इसकी, और यहाँ पर +6 है, और यहाँ पर +4 है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी आती है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो +7 से +6 में गया, सही बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। +7 से +4 में गया, लेकिन यहाँ भी रिडक्शन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Mn की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और +7 से ज़्यादा ऑक्सीडाइज ये हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर कभी भी ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकती है, क्योंकि उसमें तो ये कंडीशन होती है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 2 Mn दिए हुए हैं और एक ही यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में Mn आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे नहीं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का रिएक्शन है, रिएक्शन का मतलब है कि एक जो हमारा एलिमेंट है वही क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो, ठीक है, उसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, और वो वाली चीज़ यहाँ वाले केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा A एंड B, तो ये हो जाएगा A ऑप्शन। तो आसान सा क्वेश्चन था, 1 मिनट लगा के आप जरूर इसको कर सकते हो, लेकिन गारंटी ये अगर एग्जाम में आएगा, अगर आप 1 मिनट इस क्वेश्चन को दे रहे हो तो गारंटेड है कि आपका सही होगा। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये एक अच्छी बात है कि इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है बैलेंसिंग सिखाने से पहले एन फैक्टर, और इसका सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एन फैक्टर निकालने का। एन फैक्टर होता क्या है, देखो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में ना एक मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखना होता है, उसी को हम बोल देते हैं एन फैक्टर। अब आप कहोगे सर इसको करके समझाओ, तो देखो एग्जाम्पल है मेरे पास, ये रहा एग्जाम्पल, H2SO3 चेंज हुआ H2SO4 में, सपोज करो H2SO3 से बना H2SO4, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये 2 -6 कितना हो जाएगा, +4, यहाँ पर थी +4, इधर देखो H2SO4 में देखो कितनी होगी सल्फर की, +6 होगी। कैसे, 2 - 8 +6 हो गई, बस उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, -6 +6, ठीक है, +4 से गया +6 में, तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, डायरेक्टली 6 - 4 कितना हो गया, 2 आ गया, सिंपल। अगर ये माइनस में भी आता है ना एन फैक्टर, तो हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं, मॉड कर लेते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, एन फैक्टर को माइनस में मत ले लेना। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको एन फैक्टर का, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर मुझे कार्बन में चेंज बताना है, ठीक है, यहाँ पर CH4 है, यहाँ CCl4 है, तो सपोज करो मुझे इसी में चेक करना है। अब चेंज इन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं या एन फैक्टर पूछ रहे हैं, एक ही बात होती है, आपको मालूम है ये वाली चीज़ है ना, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे मुझे एन फैक्टर निकालना है, यानी कि, और ये बताना है कि चेंज कितना हुआ। तो देखो सिंपली
ये वाले पार्ट को उठाओ बस। CH4 चेंज हुआ, सपोज करो CCl4 में, मुझे पता है CH4 में कार्बन की -4 हो जाएगी, -4 हो जाएगी ना, क्योंकि इसकी +1, 4 × 1 उधर जाके -4, और यहाँ पर देखो तो इसकी -1 होती है, तो 4 × -1 उधर जाके +4 हो गई, तो यहाँ कार्बन की आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो -4 से +4 चेंज हो रहा है, ठीक है, -4 से +4 चेंज हो रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन में देख लो कोई सा -4 to +4 हो गया। तो ये वाली चीज़ आप कब सीख पाओगे कि क्या चेंज हो रहा है, कैसे करना है, जब आप एन फैक्टर कैलकुलेशन को अच्छे से समझोगे। और बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं बैलेंसिंग के करवाऊंगा ना, एन फैक्टर वहाँ पर यूज़ होगा ही। इसका सीधे सीधे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एन फैक्टर का। ज़्यादातर जो एन फैक्टर के क्वेश्चन है ना, वो आपको बैलेंसिंग के हिसाब से मिलेंगे। बैलेंसिंग में इसका बहुत यूज़ होता है, तो एन फैक्टर निकालना आप सीख लो। चलो, बैलेंसिंग के कुछ पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ एसिडिक रिएक्शन में सीख लो। बेसिक में सिर्फ लास्ट में OH नेगेटिव ऐड करने होते हैं, उसका सवाल बहुत रेयर है कोई आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, बस OH नेगेटिव ऐड कर दोगे तो वो उस साइड H2O2 बन जाता है, बस H2O बन जाएगा, खत्म बात। कैसे होगा, पहले आप बस ये वाली सिंपल जो रिएक्शन बनाना है ना वो सीख लो, सिंपल रिएक्शन बैलेंस करना सीख लो। आगे का पार्ट तो बहुत आसान है। जैसे राइट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। पहला स्टेप होता है कि किसी भी इक्वेशन को हमें 2 हाफ रिएक्शन में बांटना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक दूसरा होता है हमारा रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। सेकेंड है बैलेंस एलिमेंट्स दैट आर नॉट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले हमें हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। थर्ड स्टेप कहता है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अभी जब हमने बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, उसके बाद हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। कैसे, दूसरी साइड में H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। जिस साइड मतलब ऑक्सीजन कम होंगे, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में। स्टेप 4 कहता है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, उसकी दूसरी साइड में H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। स्टेप 5 कहता है बैलेंस ओवरऑल चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द मोस्ट पॉजिटिव साइड। बोथ हाफ रिएक्शन मस्ट हैव बी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये याद रखना, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी काम आसान हो सकता है। ये आपको पहले ही मैं बता के चल रहा हूँ, ये चीज़ करनी है। स्टेप 6 है कंबाइन हाफ रिएक्शन एंड क्रॉस आउट द रिएक्शन इनटू इंटरमीडिएट। फिर स्टेप 6 में आपको क्या करना है, रिएक्शंस को कंबाइन करना है, क्रॉस कर देना है, जिससे कि हमें प्रॉपर रिएक्शन मिल जाए। अब आपका वो सर स्टेप से समझ नहीं आया, एग्जांपल करवाओ। मैं कहता हूँ बिल्कुल करवाता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में, मतलब बहुत ही रीसेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, कोई गया गुजरा ज़माने का। अब करना क्या है, कैसे करना है इतने बड़े क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। ये रिएक्शन दी हुई है आपको, इसमें बस ये बताना है कि करेक्ट कोफिशिएंट कौन सा है। अब आप ऐसी तुक्का तो नहीं लगा पाओगे इसमें, तुक्का वैसे इसकी ट्रिक भी होती है इन फैक्टर वाली, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रॉपर बैलेंसिंग वाला बात बता देता हूँ। तो देखो करना क्या है इसमें, पहले तो देखो इसको 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बांट लो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। सबसे पहले MnO4 निगेटिव चेंज हो रहा है Mn+2 में, ये वाला एक बन जाएगा। पहले तो मेरा एक ये बन गया, ठीक है। दूसरा वाला मेरा बनेगा C2O4 -2 चेंज हो रहा है CO2 में, एक ये बन गया। अभी फिलहाल H2O को छोड़ दो, अभी फिलहाल H2O को छोड़ दो और इसको बैलेंस कर दो। C2O4 है ना, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। अब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गए और कार्बन 2 हो गए, ठीक है, सही है। क्योंकि हमें पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बैलेंस करना होता है ना, तो मैंने कर दिया सीधे सीधे बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर भी अभी मैं ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि पहले मुझे दूसरे एटम्स को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब करो, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इस साइड मुझे कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे, कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे, जल्दी बताओ। 4 ही H2O ऐड करने पड़ेंगे ना, जितने ऑक्सीजन इस साइड है उतने ही उस साइड H2O ऐड कर दो। ये हो गया 4 H2O। स्टेप वाइज ही चल रहे हैं ना अभी तक। पहले क्या था कि रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ लो, फिर कहा था कि पहले बैलेंस एटम करो, कौन से वाले एलिमेंट बैलेंस करो, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने इस कार्बन को बैलेंस किया सबसे पहले इसीलिए। फिर थर्ड स्टेप था बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। फिर उसके बाद आता है कि H पॉजिटिव ऐड करने हैं। अब H पॉजिटिव ऐड करना हमारा रह गया शायद, वो अभी मैं कर देता हूँ। यहाँ पर कितने H2O हो गए, 4 H2O हो गए, और कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन मुझे ऐड करने पड़ेंगे, यानी H पॉजिटिव। 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 H पॉजिटिव मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है।
ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ अब लिखता हूँ 8H पॉजिटिव। अब ठीक है, हाँ अब सही है ना। तो बैलेंसिंग वाला पार्ट हो चुका है। अब लास्ट में क्या था कि हमें चार्ज को बैलेंस करना है और फिर कट कर देना है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अभी तक मैंने लिखे ही नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं लिखे थे, तो अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन लिखना सिखा देता हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको कट करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए। हाँ ये इतना स्पेस इनफ होगा। ये चेंज हो रहा था Mn+2 में 4s2 होता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ 2CO2 था, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, मैंगनीज का हो गया +7, ठीक है। MnO4 माइनस में Mn का हो गया +7, यहाँ पर +2 था। यहाँ पर कार्बन का हो गया -8 और उधर गया 8 - 2 6, और ये हो गया 6/2 +3। कैसे निकली ये आपको पता है ना, कार्बन की 2x - 4 × 2 = -2 था। ये वहाँ पर गया तो ये 8 - 2 6 हो गया, 2x = 6 आ गया, तो x आ गया 3। सिंपली यहाँ पर कार्बन की थी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर तो सबको पता है +4 होती है CO2 में। यहाँ पर अगर आप देखो तो चेंज कितने का आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, +3 से +4 जा रहा है। लेकिन एक कार्बन के लिए +1 आ रहा है ना, 2 के लिए क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, या -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देते, वो भी एक बात थी। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो +7 से चेंज हो रहा है Mn+2 में, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज देखने को मिल रहा है। कितना, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बस, सिंपली, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अभी एन फैक्टर वाली ट्रिक मैंने नहीं बताई है जानबूझ के, ठीक है। और ये जो +2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको आप यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। मैं पहले वही लिखना चाह रहा था, इससे क्या है आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, या इस साइड +2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, वो कट जाता है वैसे भी। ये मैंने ईजी बनाने के लिए लिख दिया है बच्चों के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, तो ये 2 से 5 तो माइनस कभी होगा नहीं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करनी आपको आती है ना मैथमेटिक्स में। क्या करना होगा, बस और बस यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करो कि पूरा कट जाए। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ 5:2 का रेशियो, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों 10 हो जाएंगे, क्योंकि 5 2 = 10, 2 5 = 10। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो फिर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे जब मैं इसको ऐड करूँगा, क्योंकि ये -10 होगा, ये +10 होगा। तो ये समझ रहे हो ना। और ऐड करने पर रिएक्शन क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने पर रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2MnO4 निगेटिव प्लस यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16H पॉजिटिव, और यहाँ पर हो गया गिव्स, एक सेकेंड प्लस कर रहे हैं तो ये वाला भी तो पार्ट प्लस होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा +5C2O4 - 2 गिव्स, यहाँ पर आ गया 2Mn+2 प्लस 2 × 4 8H2O प्लस 5 × 2 10 CO2, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो ये वाली रिएक्शन इसके हिसाब से ही बन गई। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर कर लो तो MnO4 निगेटिव के आगे आ रहा है 2, तो MnO4 निगेटिव का 2 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। MnO4 के लिए 2 होना चाहिए, H पॉजिटिव के लिए यहाँ पर आना चाहिए 16, तो ये आ गया 16 जो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो एक तो चीज़ हमें पता चल गई कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और ऐसे भी देखो C2O4 निगेटिव के आगे आना चाहिए 5, तो वो भी यहाँ आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे इसको इजी वे में कर लेते। तो देखो ट्रिक ये है, आप सिर्फ ये दोनों सेल देखो, यहाँ पर MnO4 निगेटिव चेंज हुआ Mn+2 में, ठीक है। यहाँ +7 था, यहाँ +2 था, और यहाँ पर C2O4 -2, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, चेंज हुआ CO2 में। इसको बैलेंस कर देते पहले। तो यहाँ पर अगर आप एन फैक्टर देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप एन फैक्टर देखोगे तो यहाँ एन फैक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चेंज +7 से +2 5 हुआ, तो यहाँ पर एन फैक्टर आएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पर एन फैक्टर आएगा -2, वो +3 से चेंज हुआ +4 में, तो यहाँ एन फैक्टर आएगा 2। अब आप कहोगे +3 से +4 चेंज हो रहा है तो 1 ही तो चेंज हो रहा है, लेकिन कार्बन भी तो 2 हैं, तो 2 × 1 होगा, तो यहाँ पर 2 आएगा ना। तो यहाँ पर एन फैक्टर आया 5, यहाँ पर एन फैक्टर आया 2। तो आपको करना क्या होता है ना, जो इसका एन फैक्टर होता है वो इसमें मल्टीप्लाई होता है, जो इसका एन फैक्टर होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई होता है।
जैसे सपोज करो इसका एन फैक्टर कितना था 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, वो इसका एन फैक्टर था 5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसका एन फैक्टर था 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो सीधे सीधे आपको पता चलता है इसका कोफिशिएंट 2 होगा, इसका कोफिशिएंट 5 होगा बस, और 2 और 5 का एक ही ऑप्शन था तो बस करेक्ट हो जाता, तो आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना होता। तो एन फैक्टर कैलकुलेट करके आप बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना बैलेंसिंग वाले वो ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैं जानबूझ के लिख के लेकर आया हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। ये क्वेश्चन भी आपका 1999 में आया हुआ है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब का ये क्वेश्चन है। ये पिछला वाला क्वेश्चन आपका आया था 2018 में, ये 1999 में आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सेट सही है इस रिएक्शन के लिए। तो पहले मैंने क्या किया, इस पूरी की पूरी रिएक्शन को 2 पार्ट में देखा। तो Zn चेंज हुआ Zn+2 में, नाइट्रेट आयन चेंज हो रहा है NH4 पॉजिटिव में। यहाँ पे थोड़ा सा H पॉजिटिव वाला केस फंसाता है बच्चों को, तो मैंने रिएक्शन को वही 2 पार्ट में लिख लिया। Zn चेंज हुआ Zn+2 इलेक्ट्रॉन में, NO3 निगेटिव चेंज हो रहा था NH4 पॉजिटिव में। तो मैंने पहले क्या किया, इसको क्योंकि बैलेंस डायरेक्टली नहीं किया क्योंकि यहाँ H का चक्कर फंसता, तो मैंने क्या किया, पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख के इसको काट दिया। इलेक्ट्रॉन लिख के काट दिया कैसे, यहाँ पर देखो चेंज हुआ 0 से +2 में, यहाँ चेंज हो रहा है नाइट्रेट आयन +5 से -3 में। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करूँगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि हुआ भी, और हमारी रिएक्शन आ जाएगी 4Zn प्लस NO3 निगेटिव गिव्स 4Zn+2 प्लस NH4 पॉजिटिव। कैसे आया, इसको बैलेंस करके, ये वाला पार्ट क्योंकि मैं पिछले में भी आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ से फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें H पॉजिटिव आयन को भी तो बैलेंस करना है, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन यहाँ पर जो आप रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पर अभी तक हमारे H2O और H पॉजिटिव बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पर 3 थे, तो उस साइड भी 3 H2O जोड़ने होंगे। ये तो कंफर्म है कि यहाँ 3 H2O जोड़ने होंगे, तो हमने यहाँ पर 3 H2O ऐड कर दिया। लेकिन अब उस साइड में हम 6 H पॉजिटिव नहीं ऐड करेंगे कि यहाँ 3 H2O आ गया, यहाँ पर 6 H पॉजिटिव ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से 4 है हाइड्रोजन आयन और है, NH4 में भी 4 आयन है ना, तो यहाँ पर 6 + 4 टोटल 10 H आयन है। कितने, 10 H आयन है, तो इस साइड भी 10 H आयन जोड़ने होंगे। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अब इसके हिसाब से आप आंसर चेक कर सकते हो। Zn का कोफिशिएंट A होना चाहिए 4, और B का NO3 निगेटिव का 1, तो 4 1, और H पॉजिटिव का 10, और D का NH4 पॉजिटिव का तो 1 ही आ रहा है, और H2O का 3। ठीक है, और F यानी कि Zn+2 4 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, ये वाला शायद आपका एन फैक्टर निकालने से ना हो पाता। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी एन फैक्टर से होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे कोफिशिएंट पूछे थे ना। जैसे ZnO चेंज हुआ Zn+2 में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एन फैक्टर जो होगा हमारा एन फैक्टर 2 होगा, और NO3 निगेटिव चेंज हुआ NH4 पॉजिटिव में, तो सपोज करो यहाँ पर +5 से -3 चेंज हुआ, तो यहाँ एन फैक्टर 8 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो इसमें रेशियो आ जाएगा, यहाँ 2 8 है ना, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका रेशियो 1:4 होगा, तो यानी कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, NO3 निगेटिव में 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका कोफिशिएंट तो 4 होगा और इसका कोफिशिएंट 1 होगा। तो यहाँ से हमें सिर्फ यही पता चलता 4 1। तो इस वाले केस में एन फैक्टर निकालने से काम नहीं चलता, इसमें हमें पूरा का पूरा बैलेंसिंग करना पड़ता है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो मैंने कहा ना, हर जगह एन फैक्टर वाला काम नहीं चलेगा, वो कुछ जगह चलेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एन फैक्टर निकालने से काम चल गया था क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें सब कुछ पूछा जाए, ये वाली साइड भी पूछी जाए, ये वाली साइड भी पूछी जाए, तो वहाँ पर फिर नहीं चलता है। लेकिन ये वाले में भी आप एन फैक्टर से ये बता सकते थे कि ये 4 है, ये 1 है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैच कर गया कि यहाँ पर डी ऑप्शन ही होता। तो ये वाले में एन फैक्टर से बस हम तुक्का लगा सकते थे, मतलब तुक्का भी नहीं बोलेंगे इसको, सॉल्व करके हमने एक आइडिया लगाया है। लेकिन कई बार होगा ऐसा कि ऑप्शन में अगर नहीं दिया हो, अगर ऑप्शन 4 1 के 2 आ जाते तो आप क्या करते। यहाँ तो कोई 4 1 का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन सपोज करो अगर 4 1 का ऑप्शन आ जाता तो आप तो कंफ्यूज हो जाते। तो इसीलिए एन फैक्टर सब जगह नहीं चलेगा, लेकिन 90% केसेस में एन फैक्टर वाला काम बैलेंसिंग में चल जाता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।